हेलो एवरीवन। आज हम हिस्ट्री का जो है स्पेक्ट्रम उसकी फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, ताकि आप एक सिलसिलेवार ढंग से 2025 और 26 के लिए आप मॉडर्न हिस्ट्री की तैयारी इससे बेहतर कर पाएंगे। हम लाइन बाय लाइन चलेंगे, इसमें चैप्टर बाय चैप्टर चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बिना कुछ देर किए हुए। हम एकदम बेसिक से चलेंगे और जो भी स्पेक्ट्रम में उसी को मुख्य रूप से प्राथमिकता देते हुए, और जो मेन चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम में जनरली पूछे जाते हैं, हर एग्ज़ाम में, चाहे वो पीएससी हो या मेंस हो या इंटरव्यू हो, तो सारे कवरेज करेंगे। ऐसा मत आप समझिए केवल प्री है और मेंस है, अप टू इंटरव्यू, ठीक है। तो सारे इसमें कवर होंगे। तो आप ध्यान से देखते जाओ। इसमें ज़्यादा है नहीं, हमको लगता है कि यदि एक एक चैप्टर में 2 दिन भी दें, 3 दिन भी दें, तो बहुत आसानी से हम लोग इसको कवर कर सकते हैं। ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है और इसको जस्ट चैप्टर बाय चैप्टर देखते जाना है, एकदम आसान से कहानी जैसे सुनते जाना है। आपका मॉडर्न हिस्ट्री तैयार हो जाएगा। क्योंकि स्पेक्ट्रम को एक बहुत अच्छा, मतलब जैसे आपका लक्ष्मीकांत का बुक जो है पॉलिटी के लिए एक बेसिक एंड कम्प्रिहेंसिव बुक माना जाता है। ऐसे तो लोग इधर उधर का पढ़ते हैं। होता क्या है कि आप रिसोर्स को लिमिट कीजिए और उसको बेहतरीन ढंग से ना बार बार रिवीजन कीजिए, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ज़्यादा आपको मत फैलाए कि ये भी पढ़ लिए, इसका बुक भी पढ़ लिए। लक्ष्मीकांत इज सफिशियंट फॉर पॉलिटी, करंट अफेयर से जोड़ के पढ़ते रहिए। उसी तरह से यदि मॉडर्न हिस्ट्री में आपको कुछ करना है तो एक स्पेक्ट्रम बुक लीजिए, आराम से इसको पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसी से आपका सारा मॉडर्न हिस्ट्री कवर होगा। बाकी करंट अफेयर्स या आर्ट एंड कल्चर में जो नए नए जीआई टैग्स या जो भी यहाँ की कलाकृतियाँ वगैरह न्यूज़ में आते रहते हैं, उसको खाली ध्यान में रखना है, इससे रिलेट करते रहना है, ठीक है। जो आपका मिडेवल एंशियंट से है या मॉडर्न से भी कुछ है, या कंटेम्प्रेरी जो हिस्ट्री होती है आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, वो सारे आप रिलेट करना है करंट अफेयर से। लेकिन बेसिक यही रहता है, इसलिए आप इसको बढ़िया से कवर कीजिए, सारे कुछ आसानी से आप कर ले जाएंगे, ठीक है। तो चैप्टर 1 जो है ये स्पेक्ट्रम का, उसमें जनरली क्या है कि आपका जो मॉडर्न हिस्ट्री है ना, मॉडर्न हिस्ट्री जो लिखा गया है या जो भी हिस्ट्री लिखा गया है, तो हिस्ट्री जो ये लिखा गया है आपके लिए कि कैसे कैसे हम लोग इंडिपेंडेंस हुए आफ्टर, जो सबसे पहले जो मॉडर्न, यदि आप देखा जाए एज, तो ऐसे माना जाए तो औरंगजेब का जो शासनकाल था, औरंगजेब की जो मृत्यु हुई थी आप नियरली 1707 में हुई थी, तो उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री का जनरली एरा होता है। कुछ कुछ लोग मुगल एम्पायर को कम्प्लीटली मॉडर्न हिस्ट्री में लेते हैं, 1526 वाला, वो भी ठीक है, वो भी आप मान सकते हैं। लेकिन मेन जो है 1707 के बाद से इवॉल्व होता है मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है, और ये 1947 तक जाता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए इसको जो लिखा गया उसमें सोर्सेज क्या हैं हिस्ट्री के, उसके बारे में इस चैप्टर में चर्चा की गई है, ठीक है, कि सोर्स क्या रहा और अप्रोचेज कैसे कैसे रहे हिस्ट्री को लिखने के लिए। क्योंकि जो इंडिपेंडेंस के पहले वाले राइटर थे उन्होंने कुछ अलग ढंग से लिखा, इंडिपेंडेंस के बाद वाले कुछ अलग ढंग से लिखे हैं। इंडियन लोग ही जो इंडिपेंडेंस के समय थे वो लोग किसी और तरीके से उसको पेश किए कि इस तरह का अप्रोच था उनका, क्या उनकी मेंटलिटी या क्या सोच था, किस कॉन्टेक्स्ट में वो मॉडर्न हिस्ट्री लिखे। तो एक दिखेगा आपको कि किधर इंक्लाइनेशन है। फिर यदि आप देखें आफ्टर इंडिपेंडेंस जो है, जो उसके बाद जो राइटर लिखे हैं बुक्स को, उसको किस तरह से लिखे हैं। ये तो इंडियन राइटर प्लस कुछ फॉरेनर राइटर हैं वो भी इंडियन हिस्ट्री लिखे हैं, तो वो किस तरह से लिखे हैं। जो ब्रिटिश के इंक्लाइन थे वो लोग कैसे लिखे हैं। तो ये सारे कुछ जानकारियाँ इसी चैप्टर में मिलती है, ठीक है। और क्या क्या सोर्सेज रहा, कहाँ कहाँ से वो चीज़ कलेक्ट किया गया कि क्या है नहीं है, ये सब के बारे में। तो इसी पे चर्चा आज हम लोग करेंगे। तो आप सबसे पहले क्या कीजिए कि इस चैप्टर को बढ़िया से देख लीजिए। इसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन हाँ ऑफ कोर्स बेसिक समझ के लिए इंटरव्यू वगैरह में जनरली क्वेश्चन इसी बेसिक समझ से आपको दिया जाता है, ठीक है। तो इसलिए इसको इग्नोर नहीं करना है। ऐसा मत आप सोचिए कि एकदम प्रीलिम्स में क्वेश्चन डायरेक्ट इससे आ जाएगा। अप्रोच होता है यहाँ पे, कंसेप्ट आपका देखा जाता है यूपीएससी में, या कोई भी बड़े एग्जाम होते हैं। छोटे एग्जाम में तो हो सकता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए इससे, लेकिन बड़े बड़े में क्या होता है ना कि आपको पढ़ना है, उससे कंसेप्ट बनाने हैं, उस कंसेप्ट से आपका वहाँ पे एक जो है ना आपका मैच्योरिटी चेक किया जाता है क्वेश्चन के थ्रू कि आपकी समझ कितनी है। तो आप इसको गौर से देखिए और हम कोशिश करेंगे कि आराम से इसको
बताएं ताकि एक अच्छा समझ विकसित हो। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा गया चैप्टर 1 की सोर्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। सोर्स जो हिस्ट्री का है वो कैसा रहा, ठीक है। इसमें देखिए हमने हाईलाइट करके रखा है कि प्रायोरिटी जो दिया गया था वो नीड टू गिवन आर्काइव्स। जो आर्काइव्स मतलब होता है कि वैसा रिकॉर्ड्स जो संजोग के रखा गया कहीं पे लाइब्रेरी में, म्यूजियम में या कहीं ऑफिस रिकॉर्ड में, जो लेटर्स होते थे या उसमें जो एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए जो भी लेटर पैड यूज होते थे या जिस पे भी वो चाहे वो किसी भी फॉर्म में रिकॉर्ड हो, पेपर में हो, है ना, या कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हो, यूनिक हो, या कोई कमर्शियल एक्टिविटी का कोई रिकॉर्ड हो या कोई लीगल रिकॉर्ड हो जो कोर्ट वगैरह में होते थे, पेश वगैरह, तो वो सारे जो हैं आर्काइव्स कहलाते हैं। तो मेन प्रायोरिटी इसी को दिया गया है मॉडर्न हिस्ट्री लिखने में, क्योंकि वो एक ऑथेंटिक रिकॉर्ड माना जाता है, ठीक है। कोई तो कहे, मान लीजिए कुछ लोग उस समय जिंदा थे और जब इंडिपेंडेंस हुआ उसके बाद उन्होंने आप बीती सुनाई, तो उसके दौरान उनका वर्बल जो कम्युनिकेशन रहा, वर्बल जो ओरल रहा, उसके आधार पे कुछ रिकॉर्ड को लिखा गया। लेकिन हो सकता है वो उनकी अपनी समझ हो, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप ऑफिशियल रिकॉर्ड को मानते हैं, इसका मतलब वो कोई कमेटी रहा होगा, उसमें 4-5 लोग इन्वॉल्व हुए, तो वो एक ऑथेंटिक सोर्स माना जाता है। तो वही बोल रहा है कि प्रायोरिटी नीड टू बी गिवन टू आर्काइव, ठीक है। तो ये सबसे पहला चीज़ आपको रखना है कि आर्काइव को जो है वो पहली प्रायोरिटी दी गई, ठीक है। उसके बाद आप देखिएगा कि यहाँ पे आर्काइव्स रेफर टू कलेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड। आर्काइव किसी को बोलता है कि जो कलेक्शन डॉक्यूमेंट जो था प्राइमरी सोर्स का जो भी, उसी को आर्काइव बोलता है। आर्काइव मतलब होता है कि जो आप संजोग की किताब, जैसे मान लीजिए कि आप अभी ग्रेजुएशन में हैं या एमए या पीजी वगैरह में है, और मान लीजिए आपके घर में जो कुछ बुक्स आपने 10, 12 या 8वें 9वें क्लास के जो रखे होंगे, तो वो आपके लिए आर्काइवल है कि नहीं, कि हम इस बुक से पढ़ते थे, 8वां में मेरा ये बुक्स रहता। हो सकता है कोई चीज़ रखा हो आपके घर में वैसा बुक्स, तो वो सब क्या है, आर्काइवल। आर्काइवल मतलब बैकअप भी आप बोल सकते हैं। बैकअप और आर्काइवल में हालांकि अंतर है। जब आप टेक्निकल टर्म, यदि आप डेटाबेस वगैरह जानते हैं तो दोनों में अंतर होता है, लेकिन आप ऐसे ही मान के चलो कि आपके जो भी डॉक्यूमेंट थे उसका एक बैकअप रखा गया, कभी देखने के लिए हो तो उसको हम देख सकते हैं कि पास्ट में कैसा था और क्या उसमें चलता था। तो पहला ये हो गया, इसमें ये बताया। उसके बाद बोला है कि जो रिकॉर्ड जो था ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो एक डिटेल जो इन्फॉर्मेशन बताता है, वो बताता उस समय का कि जो 1600 से ये जो 1600 इरा है आपका और 1857 तक, इसके दौरान जो 1600 से स्टार्ट होता 1857, उसके दौरान उसका जो ट्रेडिंग कंडीशन था, क्योंकि उसमें ट्रेड पे बहुत ज़्यादा फोकस था। क्योंकि हुआ क्या कि 1857 जो आया, उसके बाद एक विद्रोह हो गया। आप लोग जानते होंगे कि वहाँ से जो है कि मेन जो इंडिपेंडेंस की लड़ाई स्टार्ट हो गई, आप सुनते होंगे। उसके पहले जो ब्रिटिश कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, उसका मेन मकसद था ट्रेड, तो वहाँ पे फोकस था। इसलिए बोला गया कि ये जो एरा था, ये 1600 वाला है ना, 1600 ऑनवर्ड 1857 तक, ये क्या था, जनरली ट्रेडिंग बेस्ड था। तो जितने भी रिकॉर्ड मिले उस समय के, उसमें एकदम बोला कि इसमें डिटेल इन्फॉर्मेशन होगा कि उसमें ट्रेडिंग कंडीशन कैसा था, है ना, उसमें ट्रेडिंग कंडीशन कैसा था, वो इसी इरा में मिला। क्योंकि अब इसके बाद क्या होगा कि अब 1857 के बाद जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये बोला कि अब इसको हम रेगुलेट करना स्टार्ट करेंगे, है ना। अब हम जब रेगुलेट मतलब एक तरह से सेटअप जो यहाँ पे है वो क्या हो गया, क्यून का आ गया, है ना। तो जब क्यून का आ गया तो इसका मतलब है कि अब ट्रेडिंग पे फोकस कम रहेगा, अब पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें पे ज़्यादा बढ़त होगी उनकी। अब ट्रेड पे उनका फोकस नहीं रहेगा। अब उनका मेन मकसद था कि इसको किसी तरह अपने रेगुलेशन में लेना, यहाँ के पॉलिटिकल चीज़ों को, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ों को, है ना। तो इसलिए देखें कि अब उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे लिख रहा है कि 17 और 18 सेंचुरी
जब हुआ तो वहाँ पे जो है गैदर मच, यहाँ पे देखिए, दे आर प्राइमरली इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इकोनॉमिक हिस्ट्री बट मच कैन बी गैदर फ्रॉम देम अबाउट पॉलिटिकल सेटअप एज वेल। बोला अब तो हुआ, लेकिन जैसे ही 17वां 18वां सेंचुरी, 17वां एंड 18वां सेंचुरी में आप आते हैं, 1600 के क्रॉस करके जब 17वां 18वां में आते हैं, तो इसमें क्या होता है कि अब पॉलिटिकल सेटअप स्टार्ट होने लगा, इसका इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिलने लगा। मतलब आपको ये आर्काइवल पढ़ने से ये पता चलेगा कि उनका मकसद कहाँ कैसे चेंज हुआ है कि नहीं। तो ये सारे क्या हैं कि इसी आर्काइवल रिसोर्सेज जो पुराने डॉक्यूमेंट हैं, ऑफिस के रिकॉर्ड हैं, उससे पता चलता है। और ऐसा नहीं कि केवल ईस्ट इंडिया कहीं चलता है, आपको देखिए पुर्तगीज, डच, फ्रेंच, ये सारे थे उस समय, तो सारे के मिलते हैं वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद उस समय जो है कि जितने भी हो सकता है बाहर से ट्रेवलर आए, तो वो भी अपनी बायोग्राफी में जो है अपना जो ट्रेवल अकाउंट है उनका भी कुछ जो है ग्लिम्स मिला कि उस समय जो आए तो उन्होंने क्या देखा। उस समय जो न्यूज़पेपर छपा होगा, जर्नल जो आए होंगे, उसमें भी कुछ इन्फॉर्मेशन, मतलब उस समय का जो न्यूज़पेपर होगा, उस समय का जो जर्नल होगा, मान लीजिए आज का न्यूज़पेपर, तो पढ़ने से आज से 100 साल बाद कोई बता सकता है ना कि उस समय में क्या चल रहा था। जैसे आज मान लो महाकुंभ चल रहा है, तो हो सकता है महाकुंभ के बारे में इसमें लिखा होगा न्यूज़पेपर में, उसी समय उस समय का जो न्यूज़पेपर होगा उसमें तो उस समय के बारे में बताया होगा कि वहाँ पे ये दिक्कतें चल रही है, यहाँ पे ये सेटअप किया जा रहा है। तो सारे कुछ जो हैं ये सब सोर्सेज से, ये सब के आर्काइवल हैं, जो पुराने समय के डॉक्यूमेंट हैं, चाहे वो न्यूज़पेपर हो, जर्नल हो, ऑफिस रिकॉर्ड हो, लीगल डॉक्यूमेंट हो, कोई फाइल हो, कोई बुक्स है, कोई मान लीजिए अपना ट्रेवलर आया, अपना बायोग्राफी लिखा, अपना ट्रैवलिंग के बारे में। अभी जैसे आप देखे होंगे बहुत सारे यूट्यूबर जो हैं अपना ट्रैवलिंग करते हैं और कैमरा लेकर बताते हैं कि मैंने यहाँ पे अभी ये देखिए ऐसा है ऐसा, तो क्या उनका ट्रैवलिंग का अकाउंट अभी डिजिटल फॉर्म में है। लेकिन उस समय तो इतना एक सब डिजिटल वगैरह कुछ था नहीं, उतना इंटरनेट वगैरह कुछ था ही नहीं उस समय। तो उस समय वो लोग अपने बुक्स वगैरह में नोट करते थे, कॉपी में नोट करते थे, तो वो सारे रिकॉर्ड से सारे स्थितियाँ उस समय की पता चलती थी, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे अदर सोर्सेज ऑफ मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री इंक्लूड ओरल, मान लीजिए कोई बोल के बताया है ना, क्रिएटिव लिटरेचर हुआ, या पेंटिंग कहीं पे है, आपने सुना होगा पटना कलम पेंटिंग, है ना। जब शिफ्ट हुआ था मुर्शिदाबाद से पटना के तरफ, जो उनका व्यापारी लोग का जो केंद्र था मुर्शिदाबाद से पटना की तरफ शिफ्ट हो गया था, एक टाइम ऐसा भी आया था। तो उस समय पटना कलाम करके बहुत पेंटिंग हो, पटना कलाम मतलब उस समय का जो जनजीवन था उसके ऊपर कुछ चित्रकारी की गई थी, ठीक है। उसी को हम लोग बोलते हैं पटना कलाम। ये कभी कभी इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि पटना कलाम क्या है। तो पटना कलाम एक पेंटिंग्स का एक कंसेप्ट था उस समय का, जिस समय उस समय के बारे में जो जीवन यापन का चित्रकारी किया जाता था कि वहाँ पे लोग कैसे रह रहे हैं, कोई हल चला रहा है, कोई खेती कर रहा है, फिर मान लीजिए जो ब्रिटिश के सैनिक वगैरह थे वो कैसे लोगों पे जो सप्रेशन कर रहे थे, सारे कुछ उसमें मिलती है। तो इस तरह से ये सब सारे सोर्स हुए, ठीक है। अब आर्काइवल मटेरियल को जो है बोला कि चलो आर्काइवल मटेरियल से सारा कुछ मिल रहा है, तो आर्काइवल मटेरियल बोला कि कितने तरह के हो सकते हैं। तो अब यहाँ से डिटेल में आपको जानने की ज़रूरत है। मैंने पूरा बेसिक जो है इतना में समझा दिया ना आपका। अब यहाँ से आपको जस्ट इतना जानना है कि आर्काइवल मटेरियल बहुत तरह के हो सकते हैं। एक तो हो सकता है कि उस समय का जो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो आर्काइवल, वो हो सकता है, या उस समय का जो प्रोविंशियल स्टेट गवर्नमेंट है उनका हो सकता है ना। या इसके अलावे जुडिशियल रिकॉर्ड जो उस समय का होगा कोर्ट वाला। तो 3 जनरली रिकॉर्ड्स को आप आर्काइवल में बांट सकते हैं कि एक सेंटर वाला और एक स्टेट वाला और एक जुडिशियरी वाला। ये 3 सोर्स हुए, 3 तरह के आर्काइवल से हमें मॉडर्न हिस्ट्री का पता चलता है। इसमें और कुछ ज़्यादा जानने की नहीं। बाकी एक यहाँ पे थोड़ा सा कभी कभी प्रीलिम्स या जो है एग्ज़ाम में जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं उसमें ये आप जान लीजिए कि इंडिया का जो सबसे पहला जो सर्वेयर थे, ठीक है, जो ब्रिटिश था, उसका नाम था जेम्स रनल, एज अ फर्स्ट सर्वेयर जनरल ऑफ बंगाल। ये पहला आया जिसने कि पूरा मैपिंग किया इंडिया का स्टार्ट और ख़ास करके बंगाल से किया, ठीक है। इसको रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया था,
ये देखो मैंने लिख के रखा है कि 1767 में रॉबर्ट क्लाइव ने जब जो है 1757 के बाद जो है, यहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव आ जाता है 1757 में प्लासी का लड़ाई के बाद, तो उसने 1767 में एक अपॉइंट किया सर्वेयर कि देखो बंगाल का एरिया कहाँ पे है, कहाँ समुद्र से लग रहा है, कितना रीजन है, कहाँ खेती होती है, कहाँ पे लोग रहते हैं, कहाँ पे उपजाऊ है, क्या है, किस, ताकि वो आगे जाके प्लान करें। अभी भी क्या करते हैं, कहीं पे मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करना है तो सबसे पहले उसका सर्वे होता है, या कोई भी गवर्नमेंट स्कीम निकालती है तो बोलते हैं कि हम पहले इसका सर्वे करते हैं कि कितने लोग गरीब हैं, कितने लोग अमीर हैं, कितना लोग को लाभ मिलेगा, यदि लाभ हम देंगे तो कितना हमें खर्च करना पड़ेगा। उसी तरह से उस समय रॉबर्ट क्लाइव बहुत चालाक मैंने था, तो एक क्लर्क से पूरा वो एक तरह से समझिए कि प्रोग्रेस किया था, लेकिन बहुत वो चालाक था और बहुत दिमाग लगा देता था कि कैसे करना है। तो उसने पहले क्या किया कि एक जेम्स रनल जो था सर्वेयर, उसको अपॉइंट किया कि तुम सर्वे करो, ठीक है। कहाँ का? जनरल, देखिए सर्वेयर जनरल ऑफ बंगाल ऐसे करके एक पोस्ट दिया उसको, बोला कि बंगाल में आप सर्वे करो पूरा। बंगाल मतलब बिहार उड़ीसा उस समय सब था, ठीक है। बंगाल, उड़ीसा, इवन बांग्लादेश जो अभी है वो सारे बंगाल ही कहलाते थे। तो इसका सर्वेयर जनरल उसने बना दिया जेम्स रनल को। तो ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका बन सकता है ना। द रिकॉर्ड ऑफ सर्वे ऑफ इंडिया, उसने जो सर्वे किया इंडिया का उस समय, है ना, वो सबका जो जनरल है ना, ये सारे क्या है, एक वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन देते हैं, नॉट ओनली जियोग्राफिकल, ऐसा नहीं कि ये इससे सटा हुआ है, इसका इतना किलोमीटर पर ये है, बट ऑल्सो ऑन कंटेम्प्रेरी सोशो इकोनॉमिक कंडीशन भी बताया उसने कि यहाँ पे गरीब ज़्यादा लोग हैं, यहाँ पे अमीर ज़्यादा लोग, यहाँ पे खेती होती है। मैंने बताया ना कि उपजाऊ ज़मीन कहाँ पे, सर्वे में सारे कुछ कवर। आज भी देखिए कि मान लीजिए सेंसस जनगणना होती है तो उसमें कुछ कॉलम दिए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। आप इसमें देखिए कि ST SC वाले कितने हैं, कितने फॉरवर्ड क्लास के हैं, कितने OBC है, या कितने बच्चे हैं, कितने बूढ़े इसमें हैं, या कितने इसमें फीमेल कैंडिडेट हैं, कितने जेंट्स हैं। ये साइड पैरामीटर सेट किए जाते हैं ताकि केवल जनगणना ना हो, उससे और कुछ भी इवैल्यूएट किया जा सके, ठीक है। कितने लोग का इनकम है, कितने लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं, कितने लोग प्राइवेट हैं, कितने लोग बेरोजगार हैं। जनगणना में आप देखिएगा कि जब आपके घर में लोग आते हैं, भले वो स्कूल के टीचर हों या जो भी हों, उनको ये पूरा एक रजिस्टर देकर उसमें सारे कॉलम होते हैं, उसमें टिक करते रहते हैं। आपको तो लगता है कि केवल नाम नोट करके गया, लेकिन नहीं, उसके साथ और भी कुछ कॉलम बने रहते हैं, उसमें टिक करके जाते हैं ताकि गवर्नमेंट को एक डेटा उपलब्ध हो बाद में कि उसके सारे इकोनॉमिक कंडीशन, सोशो इकोनॉमिक जो कंडीशन होते हैं सारे पता लगे, उसके हिसाब से गवर्नमेंट आगे स्कीम। उसी तरह से जो रॉबर्ट क्लाइव है, इसने जेम्स रनल को अपॉइंट किया और उसने पूरा सर्वेयर कराया। और ये आज हम लोग का समझिए कि एक हिस्ट्री पढ़ने के लिए एक क्या करता है, एक इम्पॉर्टेंट रिकॉर्ड माना जाता है जो समय का सर्वे, ठीक ना। तो इसीलिए बोला गया कि प्रोवाइड ए वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन नॉट ओनली ज्योग्राफिकल बट ऑल्सो ए सोशो इकोनॉमिक कंडीशन। इतना हो गया। उसके बाद यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपका कि द रिकॉर्ड ऑफ रिफॉर्म ऑफिस आर वेरी यूजफुल फॉर एन एनालिटिकल स्टडी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, है ना। 1920 से लेके 1937 में बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट आपको मिलेंगे। जब आप पॉलिटी का चैप्टर पढ़ेंगे पहला वाला लक्ष्मीकांत का, तो उसमें देखेंगे कि 1920 जो होता है, यहाँ से जब जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, उसके बाद चेम्सफोर्ड रिपोर्ट वगैरह, ये सब जो एरा है, उसके बाद से 1935 को तो आप जानते ही हैं कि 1935 वाला जो है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, अभी भी आज के कॉन्स्टिट्यूशन में आप देखेंगे तो नियरली 40% इसी का पार्ट है, ठीक है, जो यहाँ पे है। इसका मतलब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट अभी चल रहा, अभी भी चल ही रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा क्या है, एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। बोला जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज ए लिविंग डॉक्यूमेंट। जैसा स्थिति आता है, गवर्नमेंट को जैसा लगती है या सुप्रीम कोर्ट को जैसा लगता है, इसमें दिनों दिन क्या होता है, जैसा सिनारियो होता है उसके रिफॉर्म करने के लिए इसको क्या किया जाता है, अमेंड किया जाता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को, यानी एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। तो उस समय भी रिफॉर्म चलते रहे हर साल कि चलो अब इसको ऐसे कर देते हैं, अब ये रूल बना देते हैं, है ना। ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन एक सेट ऑफ रूल ही तो है। किसी कंट्री को गवर्न करने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है कि इस हिसाब से मेरी कंट्री रन होगी।
तो उस समय भी जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हुए खास करके इस इरा में बहुत ज़्यादा हुए हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा सोर्स है हमारे हिस्ट्री का, मॉडर्न हिस्ट्री में जो हम पढ़ते हैं उसमें एक बहुत बड़ा सोर्स ये भी निभाता है। ठीक है, तो ये तो हो, ये सारे क्या आगे, ये आगे सेंट्रल गवर्नमेंट वाले आर्काइव में कौन कौन से, ये जो सर्वेयर जो किया इसने बंगाल वाला, उसके बाद ये जो ऑफिस का जो रिकॉर्ड रिफॉर्म वाला जो है जिसमें एनालिटिकल स्टडी मिलता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट वाला, खास करके 1920 से 1937, 1935 को तो आजकल भी बहुत सारे लोग रेफ़र करते हैं। ठीक है, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट का भी बहुत सारा आर्काइवल है, जैसे मान लीजिए लाहौर के जो किंगडम थे, है ना, जिनको खालसा दरबार कहा जाता है, उनके जो रिकॉर्ड थे देखे होंगे आप जब पढ़ेंगे तो ये 1800 से 1849 तक, है ना। ये जो पंजाब वाला एरिया है ये भी एक काफ़ी डोमिनेंट एरिया रहा, है ना, और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे दस्तावेज मिले इस वाले स्टेट से, इस स्टेट के रिकॉर्ड से, खालसा दरबार से, जिसको बोला जाता है किंगडम ऑफ लाहौर। ये भी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट सोर्स माना गया। ठीक है, उसके बाद अनदर इम्पोर्टेंट पेशवा वाला, है ना। ऐसे करके आप जम्मू कश्मीर में जो डोगरा रूल था इसका, ये सारे जो हैं आपको जनरली याद रखना है कि स्टेट में जो प्रोविंसेस थे, प्रिंसली स्टेट थे, ये सब में जैसे कि आपका ग्वालियर हो गया, इंदौर हो गया, भोपाल है, रेवा है, मध्य प्रदेश है, कोचीन, केरला, मैसूर, कर्नाटका, ये सब जितने भी छोटे छोटे एम्पायर थे, ये सारे जगह पे बहुत सारे वैल्यूएबल कनेक्शन हैं जो कि स्टेट पेपर हाउस इन जम्मू, जैसे हर एक स्टेट अपना अपना प्रिजर्व करके अभी भी रखा है। ये सारे से क्या मिलते हैं आपको, बहुत इम्पोर्टेंट सोर्स मिलते हैं एक हिस्ट्री जानने का, और यही सबसे लेके हिस्ट्री हमारा लिखा गया है। अच्छा, उसके बाद आर्काइवल ऑफ 3 प्रेसिडेंसी, आप जानते हैं कि 3 प्रेसिडेंसी था ब्रिटिश इरा में। पहला बंगाल था, फिर यहाँ पे चेन्नई जो क्या बोलते हैं उसको, मद्रास जिसको बोलते थे पहले, और एक मुंबई था। तो ये बंगाल प्रेसिडेंसी आपका, और उसके बाद ये वेस्ट बंगाल वाला जो कोलकाता प्रेसिडेंसी जो हम लोग बोलते हैं, या बंगाल प्रेसिडेंसी जिसको बोलते हैं। उसके बाद मुंबई, ठीक है, ये मुंबई वगैरह 3 जो हमारे प्रेसिडेंसी थे, वहाँ से काफ़ी जो है अच्छे खासे रिकॉर्ड्स मिले हैं। ठीक है, मुंबई प्रेसिडेंसी और बंगाल प्रेसिडेंसी, और एक हो गया आपका मद्रास प्रेसिडेंसी। ये 3 प्रेसिडेंसी जो थे काफ़ी, एक तरह से समझिए कि जैसे आजकल एक सेंटर और स्टेट है, तो स्टेट में जैसे आपका हो गया महाराष्ट्र, गुजरात, यूपी, एमपी, बिहार, ऐसे स्टेट। उस समय ये 3 प्रेसिडेंसी मेन थी जहाँ पे पावर डिस्ट्रीब्यूटेड था या कभी कभी सेंट्रलाइज भी हुआ। तो इस तरह से ये 3 प्रेसिडेंसी के जो रिकॉर्ड हैं, जो आर्काइवल हैं, ये भी काफ़ी अच्छा खासा सोर्स हैं जो कि हमारे हिस्ट्री को बताने में काफ़ी सक्षम है कि उस समय क्या था, कैसा हो रहा था। ठीक है, उसके बाद कुछ आर्काइवल जो है यूरोपियन पावर वाला, जो पुर्तगालियों ने प्रिजर्व करके गोवा में रखा, वो भी एक अच्छा है, सोर्स है। उसके बाद डच रिकॉर्ड हो गया आपका, मद्रास ऑफिस रिकॉर्ड, ऐसे करके जितने ये सारे क्या होते हैं, ये स्टेट आप आर्काइवल बोल सकते हैं इसको। ठीक है, ये सारे स्टेट आर्काइवल हुआ। और सेंट्रल आर्काइवल तो आपको बता दिया, ये जेम्स रनल का जो सर्वेयर हुआ, और उसके बाद जुडिशियल जो सेंट्रलाइज होगा उसका, जुडिशियल हालांकि अलग आर्काइवल उसको कैटेगरी किया गया। खास करके ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट जो हुए इसके, और स्टेट गवर्नमेंट में जनरली जो प्रिंसली स्टेट जितने थे उसके जो या 3 प्रेसिडेंसी जो आए, ये सब स्टेट आर्काइवल में आ गया। उसके बाद ये जो 3rd कैटेगरी है, ये जुडिशियल रिकॉर्ड, यहाँ से भी काफ़ी खासे, क्योंकि उसमें किस तरह के केसेज हो रहे थे, उसको वो लोग कैसे हैंडल कर रहे थे, कैसे वो रिड्रेस कर रहे थे उसको ब्रिटिश वाले लोग। तो ये सारे जो हैं ये कोर्ट के रिकॉर्ड में ये सारे मेंशन हैं। उसके बाद उसमें जो पब्लिकेशन हुई, जो न्यूज़पेपर आया, जर्नल आया, इसमें ये सारे क्या हैं कि आपके इन जो हिस्ट्री है उसका एक
बहुत अच्छा खासा सोर्स है। उसके बाद प्राइवेट आर्काइव्स भी अहम रोल निभाता है, जैसे एक नेहरू मेमोरियल म्यूजियम लाइब्रेरी इन न्यू दिल्ली। आप जब यहाँ पे जाइएगा तो बहुत सारे यहाँ पे आपको प्राइवेट आर्काइवल मिलेंगे, ठीक है। प्राइवेट आर्काइवल का मतलब हुआ कि जो इंडिविजुअल जो फैमिली थी उस समय या कोई इंडिविजुअल लोग थे, उन्होंने भी कुछ कुछ पेपर्स उसमें लिखे, एक दूसरे को चिट्ठी लिखे कि हम ऐसे हैं, या यहाँ से ये भेज दो, यहाँ पे मुझे ये अत्याचार। मान लो कोई लोग जो है कि उस समय विदेश में पढ़ाई करने गई, उसमें क्या कम्युनिकेशन हुआ, या एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस यदि कुछ लेटर लिखा गया, तो ये सारे इंडिविजुअल और प्राइवेट आर्काइवल कहलाएंगे। ये सबसे भी काफ़ी मिला। उसके बाद फॉरेन रिपोजिटरी, जो फॉरेन में भी बहुत सारे रिपोजिटरी अभी भी पड़े हुए हैं, है ना। इंडिया ऑफिस रिकॉर्ड इन लंदन अभी भी पड़ा हुआ है, ब्रिटिश म्यूजियम में जो रखा हुआ है रिकॉर्ड्स। ये सारे बहुत कुछ हमें बताते हैं कि उसमें क्या हुआ था, ठीक है। द रिकॉर्ड ऑफ डच ईस्ट इंडिया कंपनी इज अवेलेबल इन रिजकार्सशिप। उसके बाद हेग में, नीदरलैंड की जो एक जगह है हेग, जहाँ पे ICJ वगैरह का हेडक्वार्टर्स वगैरह है, ये सारे में पड़े हुए हैं अभी भी डॉक्यूमेंट, है ना। वो सब बताते हैं कि उसमें पुर्तगीज जो हैं ये सारे कैसे कर रहे थे। उसके बाद देखिए लिस्बन पुर्तगाल की राजधानी है। कोपेनहेगन, आप जानते हैं कोपेनहेगन किसकी राजधानी है? डेनमार्क की, जो अभी डेनमार्क है उसकी राजधानी। तो ये डैनिश और पुर्तगीज का ये सब जगह पे अभी भी रखा हुआ है। कोपेनहेगन में रखा हुआ है, लिस्बन में रखा हुआ है, जहाँ पे बहुत कुछ हमारे कंट्री में उसमें क्या हो रहा था, ब्रिटिश लोग कैसे ट्रीट कर रहे थे हमारे पब्लिक से, जो इंडियन लोग थे, या इंडियन लोग उसमें कैसे सफरिंग थे, या उनका क्या हाल था, ये सारे कुछ का रिकॉर्ड इस समय मिलता है। तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक तरह से सोर्स है हमारा जो फॉरेन रिपोजिटरी है, ठीक है। उसके बाद आप आइए नीचे, बायोग्राफी। मान लीजिए जो कोई लोग आया घूमने यहाँ पे, वो लोग ने अपनी बायोग्राफी मेमोरी लिखा, उससे भी बहुत कुछ जानने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए बेशोफ हर्बर जर्नल, इसका जर्नल है, उसमें बहुत कुछ मिला होगा, है ना। ये देखिए अब्बे डूबिस हिंदू मैनर्स कस्टम प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन ऑफ सोशो इकोनॉमिक लाइफ ऑफ इंडिया ड्यूरिंग पीरियड ऑफ डिक्लाइन ऑफ इंडियन पावर, है ना। इंडियन पावर डिक्लाइन हो रहा था, मतलब मुगल डिक्लाइन हो रहा था, 1707 तक तो डिक्लाइन हो ही गया। उसके बाद भी कुछ बचे थे, मराठा थे, सिख थे, इन लोग का जो पावर था, या कुछ प्रिंसली स्टेट थे, तो वो डिक्लाइन जो हो रहा था इसके बारे में जो है इसके जर्नल में लिखा गया है। देखिए बेशोफ हर्बर का जर्नल में लिखा गया है सब। तो ये सब क्या है, उन्होंने अपनी बायोग्राफी में बताया, ट्रेवल अकाउंट जो डायरी उन्होंने मेंटेन की होगी या कुछ लिखे होंगे, उसमें सारा कुछ बताया कि यहाँ की लाइफ कैसी थी उस समय। सम ऑफ फेमस ब्रिटिश ट्रेवलर हु रोट ट्रेवल अकाउंट, ये देखिए ब्रिटिश ट्रेवलर भी बहुत सारे आए, उन्होंने भी अपना लिखा, ठीक है, विजिट किए। देखिए कोर्ट ऑफ सिंधे, अलेक्जेंडर वर्नर्स ट्रेवल टू बोखरा, CJC डेविसन डायरी ऑफ ट्रेवल एडवेंचर अपर इंडिया। अब ये सब अपर इंडिया जो हम लोग बोलते हैं, ये जम्मू कश्मीर वाला एरिया या नेपाल के साइड वाला जो यूपी बिहार हो गया, या इधर हिमाचल उत्तराखंड, ये अपर इंडिया कहलाता है। तो ये सब में आके लोग गए और घूमे और अपनी डायरी में लिखे इन्होंने। कौन? CJC। ये सब का नाम आपको नहीं याद रखना है, बार बार मैं बता रहा हूँ। आपका ये जो चैप्टर है ना, एक बेसिक समझ बताया कि मेरी हिस्ट्री कैसे लिखी गई, बाकी हिस्ट्री में क्या क्या लिखी गई वो तो आप आगे पढ़ना ही आगे चैप्टर में। इस चैप्टर में सीधा समझना है कि आपका जो सोर्स है हिस्ट्री का, खास करके मॉडर्न हिस्ट्री का, तो कहाँ कहाँ से लिया गया और कौन कौन से सोर्स बहुत इंपॉर्टेंट कहलाए, उसके बारे में इसमें मेन रूप से आपको बताना है, ठीक है। अब देखिए एक बैरोन चार्ल्स, अब इसका नाम नहीं याद रखना है, खाली आपको कॉन्सेप्ट के बताया कि इसने ट्रैवल किया कश्मीर और पंजाब में, इसके बारे में कुछ लिखा होगा, है ना। विलियम मॉरकूट, ये सब के बारे में यदि आता भी है ना कुछ कि ये, तो आपकी इतनी समझ बन जाएगी आगे के चैप्टरों में पढ़ के कि आप ऐसे ही बता देंगे कि इसने लिखा हुआ। आपको खाली एक बार नाम से फैमिलियर हो रहा है कि विलियम मॉरकूट, ये सब बैरोन चार्ल्स, ये सब क्या कोई ट्रेवलर का नाम लग रहा है, ठीक है। और आगे इतने बार जो मेन इम्पॉर्टेंट एक्टर्स है हिस्ट्री का,
जैसे आ जाएगा आपका रॉबर्ट क्लाइव है या जितने भी गवर्नर जनरल है, तो वो सबको बार बार रिपीटिशन होगा, तो आप इसमें फंसेंगे नहीं। जैसे ऐसा कोई नाम है तो उसको एलिमिनेट करके आप आंसर तो मार ही देंगे। ठीक है, मेन आपको कंसेप्ट क्लियर करना है। न्यूज़ जर्नल के बारे में बता ही दिया कि न्यूज़ जर्नल कैसे कैसे इन्वॉल्व, कब कब सेंसर उस पर लगा, कब कब उसको बंद किया गया, कब कब छपा उसमें, तो ऐसे करके आपको पूरा सोर्स ये देता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हाईलाइट है ये मैं बता रहा हूँ आपको। द फर्स्ट अटेम्प्ट टू पब्लिश न्यूज़पेपर इन इंडिया वेयर मेड बाय डिस्टिंग्विश्ड एम्प्लॉय ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। अब देखो ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी उसी का जो डिसग्रंटल्ड एम्प्लॉय था, मतलब जो सेटिस्फाइड नहीं था। ठीक है, सबसे पहला न्यूज पब्लिश करने का काम वही किया कि देखो ये लोग कैसे कर रहे हैं, ये लोग करप्ट प्रैक्टिसेज कर रहे हैं, लेकिन उसको जो है ना दबा दिया गया। ठीक है, हु साउट टू एक्सपोज द मैल प्रैक्टिसेज ऑफ प्राइवेट ट्रेड, है ना। फॉर इंस्टेंस इन 1776 विलियम बोल्ट्स बीइंग सेंसर्ड। अब देखो विलियम बोल्ट्स नाम का था सबसे पहला आवाज़ उठाने वाला, अंग्रेज ही था, नाम से तो अंग्रेज ही लग रहा है, और इसने ही मैल प्रैक्टिसेज बताया कि ईस्ट इंडिया कंपनी में मैल प्रैक्टिसेज चल रहा है 1776 में। लेकिन क्या कर दिया, ये देखो सेंसर्ड बाय कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। अभी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर वगैरह सब आगे हम आराम से बताएंगे, है ना। उसने बोला कि यहाँ पे कुछ लोग प्राइवेट ट्रेडिंग कर रहे हैं, कंपनी का ट्रेडिंग छोड़ के ये कुछ कुछ सामान यहाँ से अपने पैसे से खरीद रहे हैं और वहाँ पे अपने पर्सनल कैपेसिटी में वहाँ पहुँचा के बहुत ज़्यादा लाभ कमा रहे हैं, है ना। तो इसको क्या कर दिया, बोला अच्छा तुम ऐसा न्यूज़ छापोगे, लो सेंसर्ड। सेंसर मैंने उसको रोक लगा दिया, है ना। सेंसर्ड मतलब उस पर रोक लगा देना। विलियम बोल्ट, तो अब देखो विलियम बोल्ट 1776 में ट्राई तो किया इसने एक्सपोज करने का मैल प्रैक्टिसेज को, ईस्ट इंडिया कंपनी में कि क्या हो रहा है। अब इसको बोल दिया कि डिसग्रंटल्ड एम्प्लॉय था। देखो बेचारा, ऑफ कोर्स आप किसी कंपनी में काम करते हो और उसके सामने एक्सपोज यदि पब्लिक डोमेन में करते हो तो उसको डिसग्रंटल्ड ही माना जाता है, यह भी है। लेकिन इसने आवाज़ उठाई विलियम बोल्ट ने 1776 में, और इसके न्यूज़ पे क्या कर दिया गया, सेंसर्ड कर दिया बाई कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कि आप ऐसा नहीं कर सकते, आप प्राइवेट ट्रेडिंग के बारे में क्यों छाप रहे हैं। अंततः उसने क्या किया, रिजाइन करना पड़ा, रिजाइन फ्रॉम द कंपनी, है ना, एंड अनाउंस हिज इंटेंशन टू पब्लिश ए न्यूज़पेपर। और उसने बता दिया कि अब मेरा काम, हम रिजाइन करते हैं, अब हम न्यूज़पेपर छापेंगे। ठीक है, ऑफिशियल रिस्पॉन्स टू बोल्ट स्कीम वाज स्ट्रॉन्ग एंड हिज प्लान इंडेड, है ना। अब उसका प्लान जो था वो इंड कर दिया, क्योंकि आप यदि पब्लिकली बता दिए कि हम न्यूज़ छापेंगे तो आपको रहने दिया जाएगा, कभी नहीं। बड़े बड़े गैंग होते हैं, अभी नहीं पहले भी होते थे, बस उसको रास्ते से साफ कर दिया होगा। अगेन 1776 के बाद देखिए 1780 आया। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा सफलता उसको लगता है मिला। 1780 में जेम्स अगस्त हिक्की, इसका नाम आप सुनते होंगे जनरली बीपीएससी, एमपीपीएससी या जो स्टेट पीसीएस वाले तैयारी करते होंगे, कि 1780 में सबसे पहला न्यूज़पेपर इंडिया में जेम्स हिक्की का आया, बंगाल गजट, या उसको कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर। किसका, जेम्स हिक्की का। ये तो आप लोग याद ही रट ही गए होंगे, लेकिन रटना नहीं है, आपको यूपीएससी का तैयारी करना है, दिया ना, आपको कंसेप्ट बनाना है कि पहले लोग आवाज़ उठाया विलियम बोल्ट, उसको दबा दिया गया, लेकिन 4 साल बाद देखिए जेम्स हिक्की आया, जेम्स अगस्त हिक्की, उसने पब्लिश कर दिया पहला न्यूज़पेपर। अब पहला बार किया होगा तो ऐसा थोड़े कि अगेंस्ट लिख दिया होगा, पहले धीरे धीरे बढ़िया छापा होगा, कुछ साल के बाद किया होगा, वो कुछ किया होगा तो किया, तो उसका प्रेस को क्या कर दिया, सीज कर दिया विदिन 2 ईयर। बोला अच्छा अब तुम भी ज़्यादा उड़ रहे हो ना, चलो तुम्हारे प्रेस को, तो हिक्की के प्रेस को कर दिया गया बंद विदिन 2 ईयर्स। मैंने 80 में किया तो 82 में आके क्या हो गया, 1782 में बंद हो गया हिक्की प्रेस बंद। क्यों बंद हो गया, ओनिंग टू हिज आउटस्पोकन क्रिटिसिज्म टू गवर्नमेंट। अगेन वही क्रिटिसिज्म कीजिएगा किसी गवर्नमेंट का जिसके अंदर आप रूलिंग में हैं, आप पे तो एक्शन करेगी। आफ्टरवर्ड मेनी पब्लिकेशन, अब लेकिन चालू हो गया। देखो 1776 से जो स्टार्ट हुआ कि अब ऐसे नहीं चलेगा, हमको न्यूज़ जर्नल छापना पड़ेगा। अब 1784 में देखिए
द कलकत्ता गजट, बंगाल गजट से अब क्या नाम पड़ गया, कलकत्ता गजट। लो तुम बंगाल को बंद कर दिया, फिर से कलकत्ता गजट छाप दिया, ठीक है। उसके बाद मद्रास कोरियर, द बॉम्बे हेराल्ड, ऐसे करके न्यूज़पेपर छपने लगे, ठीक है। M2 कैटरिंग इंटेलेक्चुअल इंटरटेनमेंट ऑफ यूरोपियन एंड एंग्लो इंडियंस, है ना। प्राइमरी एम तो वही था, उनको क्या करना है, कैटर करना है, ठीक है। कैटर करना का मतलब जो भी कर रहे हैं उसको लोगों को बताना है कि ये लोग ये कर रहे हैं या ऐसे हो रहा है, ठीक है। और सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, सेकेंड हाफ का मतलब 19th सेंचुरी का मतलब 1850 के बाद, ठीक है। 19th सेंचुरी का सेकेंड हाफ से क्या हुआ, मेनी पावरफुल न्यूज़पेपर 1776 से जो स्टार्ट हुआ, 1850 के बाद आते आते, है ना, डिस्टिंग्विश अब फियरलेस, अब डर ख़त्म करके बहुत सारा जर्नलिस्ट आगे आ गया कि नहीं भैया अब तो न्यूज़ छापने पड़ेंगे, बहुत हो गया, ये लोग बहुत गदर मचा दिया, है ना। उसके बाद ये जितने भी जर्नलिस्ट थे, आप देखिए उसमें से 1/3 जो थे वही लोग आके क्या किया, फाउंडिंग फादर बने INC का, ठीक है। ये आगे आपको पढ़ने को मिलेगा। जो 1885 में INC बना, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो था, ये 1885 में बना। उसका जो जितना भी प्रेस रिपोर्टर वहाँ पे बने, जर्नलिस्ट बने, उसका 1/3 इसमें शामिल हुए, यही लोग बनाए आके, ठीक है। अब द हिंदू, अभी जो आप जनरली आप देखते होंगे करंट अफेयर्स के लिए लोग जो UPSC BPSC ये सब तैयारी करते हैं, या नॉट ओनली तैयारी, आजकल जो है हम लोग भी पढ़ते हैं इसको, जनरली बहुत अच्छे अच्छे एडिटोरियल्स आते हैं इसमें और ग्लोबल न्यूज आते हैं इसमें, ताकि तो ये देखिए द हिंदू उसमें स्टार्ट हुआ, स्वदेश मित्रन, है ना। अब ये द हिंदू और स्वदेश मित्रन, ये देखिए G सुब्रमण्य अय्यर, केसरी, महराता अंडर बाल गलधंदा, ये देखो बाल गंगाधर तिलक, ये तो आता आपको। मराठा एंड केसरी जो है, एक मराठा है और ये केसरी है, ये बाल गंगाधर तिलक ने निकाले थे। मराठा जो है इंग्लिश में था, मराठा नाम जरूर है लेकिन मराठा जो था, मराठा इंग्लिश में था, ठीक है। और केसरी जो था, नाम लग रहा है केसरी की, ये होगा, ये मराठी में था। ये थोड़ा सा आप ट्रिक याद रखिएगा, ठीक है। आगे आएगा पूरा डिटेल में बताएंगे, लेकिन जैसे आ रहा है तो थोड़ा थोड़ा हम ये कर रहे हैं कि बाद में पढ़ोगे तो रिवीजन होगा। तो ये मराठा और ये केसरी, ये जनरली क्वेश्चन बहुत बार बहुत सारे स्टेट पीसीएस वगैरह में आ गए हैं। तो ये मराठा जो था और ये केसरी दो आए, ठीक है। मराठा और केसरी ये बाल गंगाधर तिलक जो थे उन्होंने निकाला था। और ये मराठा जो था ये इंग्लिश में और ये मराठा में था, कौन बोला, मराठी लैंग्वेज में केसरी। उसी तरह से बंगाली अंडर सुरेंद्रनाथ बनर्जी, अमृता बाजार पत्रिका शिशिर घोष, है ना, सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले, इंडियन मिरर NN सेन। ये सब थोड़ा सा आप देख लेना, अपने स्पेक्ट्रम में मार्क कर लेना, क्योंकि ये सब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में कभी कभी स्टेट पीसीएस में पूछ लिए जाते हैं। वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नैरोजी, हालांकि आगे आएगा इनके बारे में पढ़ना, तो ऑलरेडी वहाँ पे भी रिपीट होगा ये सब चीज़ें, तो आप जस्ट एक बार देखते जाओ। हिंदुस्तान एडवोकेट अंडर GP वर्मा, ट्रिब्यून, अखबार IM, है ना, अखबार IM इन पंजाब, बहुत सारे न्यूज। मतलब समझो कि 1850 के बाद जो है एकदम इंक्रीज हो गया पूरा, है ना, पूरा न्यूज़पेपर जनरल छपना इंक्रीज हो गया। इस तरह से आप देखेंगे कि अच्छा ये सब जो पढ़ा, तो उसका कुछ प्रिंटेड डॉक्यूमेंट अभी भी जो है म्यूजियम वगैरह में रखे हुए हैं। तो ये सब क्या है, ये सारे सोर्स हुए आपके हिस्ट्री के। उसके बाद ओरल एविडेंस है। ओरल एविडेंस में है कि जो कुछ लोग जो है नॉन रिटन है लेकिन उसको बताए, है ना, जब उसमें कुछ लोग बचे वहाँ पे जो बूढ़े लोग थे, उन्होंने बहुत सारा हिस्टोरियन जो थे उस समय थे, तो उन्होंने ओरली बताया, उसको रिकॉर्ड किया गया कि ऐसे ऐसे उसमें होता था। उसके बाद क्रिएटिव लिटरेचर, अब कुछ लिटरेचर रहा, जैसे लिटरेचर का मतलब
कि जैसे कुछ उपन्यास लिखे गए या कुछ बुक्स नॉवेल्स, ये सब तो आनंद मठ हो गया आपका, जहाँ से वंदे मातरम वगैरह लिया गया है ना। राजसिम्हा, हिंद आने ब्रिटानिया, ये सब जो है, ये सारे जो हैं ये क्या थे, लिटरेचर थे। अब ये लिटरेचर वगैरह से भी काफ़ी कुछ लिए गए हैं, ये सारे सोर्स हैं। उसके बाद पेंटिंग्स, आपको समझ विकसित करनी है। ऊपर से मैं एक बार फिर से रिवीजन में, चलिए एक बार फिर से चलता हूँ कि जितने भी हिस्ट्री के रिसोर्स हमारे जो ये आपके मॉडर्न हिस्ट्री वाला लिए गए हैं, उस आर्काइवल को 3 भाग में बांटा गया कि 3 तरीके से लिए गए। एक तो आर्काइवल था सेंट्रल गवर्नमेंट वाला, उसके बाद एक था स्टेट गवर्नमेंट का, और एक था आपका कौन सा, जुडिशियल। ये 3 तो अपॉइंटेड हुए। उसके बाद जो है पब्लिश आर्काइवल में आपका प्राइवेट आर्काइवल कुछ था, जो ट्रैवलर अकाउंट्स वाले थे, फॉरेन रिपोजिटरी में जो पड़े हुए अभी म्यूजियम में, वो सारे। उसके बाद ये जो घूमने आए उन्होंने कुछ लिखा, चाहे वो चाइना से भी कुछ लोग आए, वो लोग भी लिखे। उसके बाद ब्रिटेन से आए, वो लोग भी कुछ लिखे। ये सब सारे उनके अकाउंट्स वाले से भी पता चला कि क्या क्या उसमें था। न्यूज़पेपर जो उसमें छपे, विलियम बोल्ट्स ने स्टार्ट किया, सेंसर लगा उस पर। फिर उसके बाद जो है जेम्स हिक्की ने अपना चालू किया 80 में, वो भी 2 साल में बंद कर दिया है लोग। उसके बाद तो 1850 में आपने देखा कि इतने सारे आ गए कि आपके नाम याद करने पड़ रहे हैं आपके एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो मतलब लाइन लग गया। उसके बाद ओरल एविडेंस हैं, उसके बाद लिटरेचर, बहुत सारे बुक, आनंद मठ, ये सब जो है, हिंद आने ब्रिटानिया, और उसके बाद किलू बो मालू, ये देखिए है ना, GV कृष्णा राव का ये किलू बो मालू, ऐसे करके दक्षिण मोसावलाय, अब आ गया पेंटिंग। पेंटिंग में देखिए कि बहुत सारे पेंटिंग्स जो थे उसको प्रिजर्व रखे गए। खास करके इसमें इम्पोर्टेंट एक पटना कलम है ना, जो क्या करता है कि उस समय का जो साम्राज्य था उसका, ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो कैसा था, उसमें लोगों का जीवन यापन कैसा था। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ कि दे पिक्चराइज, कौन, पटना कलम जो है, ये जो पेंटिंग है पटना कलम, ये बोलता है कि इसमें पिक्चराइज किया गया है पीपल को, सीन को, एज दे एक्साइटेड एट दैट टाइम, है ना। उसमें का ट्रेड कैसा था, फेस्टिवल कैसा था, कैसा डांस था, है ना। अटायर ऑफ पीपल आर विजिबल इन दीज वर्क्स, है ना। पटना कलम पेंटिंग जनरली यदि पूछे तो बताना कि उसमें जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके पेट्रोनेज में यहाँ के लोगों की क्या स्थिति थी, उसमें का कैसा ट्रेड था, उसमें कैसा फेस्टिवल डांस वगैरह, ये सारे पिक्चर उसमें ये किए गए हैं, पेंट किए गए हैं। तो उसी को पटना कलम बोला जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाता है आपका पेंटिंग्स जो है ना। और ये इंट्रोडक्शन ऑफ फोटोग्राफी इन इंडिया 1840 से स्टार्ट हो गया था, है ना। फोटोग्राफी फिर आ गया था, फोटोग्राफी में भी कुछ होगा, इमेजेज, वो भी जो है, चाहे इंडियन पेंटिंग, पेंसिल ड्राइंग हो, इचिंग हो, पोस्टर हो, कार्टून हो, या बाज़ार का प्रिंट्स हो, ये सारे भी एक इम्पॉर्टेंट सोर्स हैं, है ना। और इसमें जो है पेंटिंग्स के बाद फिर आप देखिएगा कि यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट लिखा हुआ है कि इन द लास्ट डिकेड ऑफ 19th सेंचुरी, है ना। 19th सेंचुरी का मतलब हो गया लास्ट डिकेड, मतलब 1890 से 1900 के बीच बोल रहा है कि यहाँ पे न्यू आर्ट मूवमेंट इमर्ज हुआ, ठीक है। क्या हुआ, नेशनलिज्म उभरने लगा इंडिया में, क्योंकि क्या हुआ था 1885 में INC बन चुका था। बहुत सारे हमने बताया कि 1/3 जो जर्नलिस्ट थे वो इसमें मिल गए थे, किसमें, INC में, है ना। तो अब यहाँ से नेशनलिज्म ग्रो होने लगा, ठीक है। आर्टिस्ट लाइक नंदलाल बोस, राजा रवि का पेंटिंग के बारे में तो आप बहुत सुने होंगे, राजा रवि वर्मा, वेयर रिप्रेजेंटेड दियर न्यू ट्रेंड, है ना। बंगाल स्कूल लेड बाई अवानिंद्रनाथ टैगोर, न्यूफी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर, E.B. हवेल हु ज्वाइंड द आर्ट स्कूल ऑफ, है ना, प्रिंसिपल आनंदा कैंथिस, ये सब क्या थे,
कि सब पॉलिटिकल लीडर के साथ साथ ये एक इंस्पिरेशन दे रहे थे, ठीक है, नेशनलिज्म का। इनसे जो भी बना पेंटिंग के थ्रू या अपने जो भी इनके पास जो भी खूबियाँ थी, क्वालिटी थी, कोई जितने भी एएनसी में जुड़े या इन जो नहीं भी जुड़े, कोई पेंटिंग से, कोई जर्नल निकाल के, कोई गजट निकाल के, ऐसा कर कर के उन्होंने क्या किया, देशभक्ति का प्रचार किया और बहुत सारे लोगों को जोड़े और ग्रो किए नेशनलिज्म को, ठीक है। इस तरह से आप देखेंगे कि पेंटिंग जो है न्यू ट्रेंड फोकस किया थीम का, इंडियन मैथोलॉजी और कल्चरल हेरिटेज का इम्पोर्टेंट सोर्स रहा उसका, है ना। मॉडर्न हिस्ट्री का जो है स्टडी करने के लिए मूवमेंट ऑफ इंडिया कैसे कैसे हुआ, ये सारे सोर्स आपके रहे। तो एक बार समरी जो दिया हुआ है इसमें स्पेक्ट्रम में, उसमें फिर वही चीज़ है जो मैंने बताया कि जो सोर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया जो है उसकी हिस्ट्री का सोर्स क्या है, आर्काइवल मटेरियल रहा। आर्काइवल मटेरियल में आपका पब्लिक में आपका आ जाएगा सेंट्रल, स्टेट और जुडिशियल, प्राइवेट अकाउंट्स में जो लिखे, फॉरेन रिपोजिटरी में जो है। उसके बाद पब्लिक आर्काइवल में क्या क्या है, फिर से वही है कि गवर्नमेंट वाला जो है, स्टेट का जो है और प्रेसिडेंसी वगैरह जो था और जुडिशियल जो था, ठीक है। प्राइवेट आर्काइवल में फिर वही है पेपर डॉक्यूमेंट जो इंडिविजुअल अपनी फैमिली को कुछ लिखे, सिग्निफिकेंट रोल रहा डेवलपमेंट में मॉडर्न इंडिया को लिखने के लिए। फॉरेन रिपोजिटरी, इंडिया ऑफिस रिकॉर्ड लंदन में जो अभी भी म्यूजियम वगैरह में रखे हुए हैं। बायोग्राफी, जो घूमने आए ट्रेवलर, है ना, उन्होंने क्या क्या लिखा। सिविल सर्वेंट भी कुछ उस समय थे, उन्होंने भी कुछ कुछ अपनी मेमोरी लिखे, वो सब सारे पढ़े हुए हैं दस्तावेज, चाहे फॉरेन की म्यूजियम में हो या इंडिया की म्यूजियम में हो या कोई स्टेट आर्काइवल में भी कहीं पढ़े हों या जुडिशियल रिकॉर्ड में तो है ही ये सब चीज़। ये सारे मेन इंपॉर्टेंट सोर्स रहे। न्यूज़पेपर जर्नल जो आप देखें कि 1776 के बाद जो है ना, जेम्स बोल्ट का तो सेंसर कर दिया तुरंत कि तुम आवाज़ निकालोगे, रुको, तुमको उसको साफ ही कर दिया। फिर जेम्स हिक्की आया, जेम्स हिक्की ने 2 साल तक टिका, है ना, बंगाल गजट निकाल के, फिर उसको भी साफ़ कर दिया, बंद कर दिया उसके। तो ऐसे कर कर के 1850 के बाद तो पूरा बढ़ ही गया। एज वेल एब्रोड में बहुत सारे ओरल ट्रेडिशन, क्रिएटिव लिटरेचर, पेंटिंग, पटना कलाम, ये सब सारे क्या हैं, हमारे मॉडर्न हिस्ट्री के सोर्स रहे। तो हमको लगता है ये यदि आप एक बार बढ़िया से इस चैप्टर से आप चले जाएंगे ना, अपने से मैंने इतना समझा दिया, अब थोड़ा सा एक सरसरी निगाह से आप मार लेंगे इस चैप्टर के, जो खास करके जो समरी वाला पोर्शन है। जब भी एग्जाम आपका हो तो उसके जस्ट पहले आपको समरी देखना है, तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। इससे क्या हो जाएगा, आपकी एक प्रीलिम्स का भी क्वेश्चन यदि कोई आएगा वो भी आप बना पाएंगे। यूपीएससी का हम बोल रहे हैं क्योंकि यूपीएससी में कंसेप्ट आपका कोई भी फैक्ट नहीं रहता है, यूपीएससी में आप बता देते हैं। फैक्ट को जनरली ऐसा भी देता है ना, उसका आपके पास कंसेप्ट है तो आप एलिमिनेट करके उस फैक्ट तक पहुंच जाओगे। समझ ठीक होनी चाहिए, ठीक है। तो ये चैप्टर यदि आपका हो गया है ना, तो हमको लगता है कि बेसिक समझ हो गया है, और आगे वाला चैप्टर में हम फिर से क्या करेंगे, उसको डिटेल में समझाएंगे, है ना। इसको आप समझिए कि इसको 1-2 बार देखिएगा पूरा कंसेप्ट। ये जनरली है आपका एक जस्ट बेस बनाने के लिए कि हमारी मॉडर्न हिस्ट्री कहाँ कहाँ से लिखा गया, बाकी क्या क्या लिखा गया मॉडर्न हिस्ट्री में वो अगले चैप्टर में तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो चलो अब हम क्या करते हैं, इसको बंद करते हैं और अगला फिर सेकंड चैप्टर में हम फिर मिलते हैं आपको, ठीक है। चलो, थैंक यू।